गुड मॉर्निंग बच्चों। 12वीं जीव विज्ञान विषय में आज पढ़ेंगे आवृत्तबीजी पादपों में जनन और विकास। पादपों में जनन और विकास दो प्रमुख टॉपिक है। जनन कैसे होता है और पौधे का विकास कैसे होता है। तो कौन सा पौधा हम पढ़ेंगे? आवृत्तबीजी, जिसको अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऐसे पादप समूह जिनके बीज के चारों ओर बीज आवरण पाए जाते हैं, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो प्रजनन सभी जीवों में पाए जाने वाला एक अनिवार्य जैविक लक्षण है, जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करके अपनी जाति को बनाए रखते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रजनन के अभाव में जीवधारी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है और केवल एक ही पीढ़ी तक उस जीव की संख्या रहेगा, उसके पश्चात वो जीव की जाति समाप्त हो सकती है। इसलिए प्रजनन अनिवार्य लक्ष्य। इससे जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, इसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की जो विधियां हैं, तो पौधों में सामान्यतः प्रजनन की 3 विधि पाई जाती है। पहला विधि है वर्धी प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन और तीसरा लैंगिक प्रजनन। से पहला देखेंगे वर्धी प्रजनन। या कायिक प्रजनन, ये पहला विधि है प्रजनन का। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? इसे वर्धी प्रसारण के नाम से भी जानते हैं। यह पादप प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग पुष्प को छोड़कर उनका कोई भी हिस्सा हो सकता है, उनके शरीर का जड़, तना, पत्ती, पुष्प को छोड़कर बाकी जड़, तना, पत्ती कोई भी हिस्सा हो सकता है जो या कोशिकाओं का समूह जो विकसित होकर एक नया पौधा को उत्पन्न करता है। इसे बोलते हैं वर्धी प्रसारण या वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, जिसमें एक नया पौधा बनता है। और इस प्रकार का प्रजनन आवृत्तबीजी पादपों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न वर्गीय पौधों में वर्धी प्रजनन विखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा होता है या गेमा कप आदि के द्वारा। उच्च वर्गीय पौधों में या आवृत्तबीजी पादपों में वर्धी प्रजनन 2 विधियों द्वारा होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन, एक नाम है कायिक जनन, है ना, प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक वर्धी जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यह वह वर्धी प्रसारण है जिसमें पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप प्रजनन करते रहते हैं, उनके किसी भी वर्धी भाग से, जड़, तना या पत्ती के माध्यम से। इसमें पहला देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ों के द्वारा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज नहीं बनते, या तो बीज बनते हैं पर बीज क्रियात्मक नहीं होते। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो बीज बनते हैं क्रियात्मक नहीं होंगे या फिर बीज नहीं बनते। तो ऐसे पौधों में वर्धी प्रसारण या कायिक जनन के द्वारा अपनी जाति को, अपनी संख्या को बनाए रखते हैं, जिसमें पहला है जड़ों के द्वारा। कुछ पौधों की जड़ें विकसित होकर, जड़ों एक नया पौधा विकसित करता है, जैसे डहेलिया, सतावर और शकरकंद की जड़ें जो है एक नया पौधा के रूप में विकसित होता है। दूसरा है तना के द्वारा। इसमें उदाहरण लिख सकते हैं
शतावर की जड़ें, डहेलिया और शकरकंद। तना द्वारा कुछ पौधे के तना वर्धी प्रसारण में भाग लेते हैं, इनके भी बीज क्रियात्मक नहीं होते या बीज नहीं बनते, तो तना जो है रूपांतरित होकर एक नया पौधा बनाता है। तो तना 3 प्रकार का होता है, इनके वास स्थान के आधार पर 3 प्रकार के तना। एक भूमिगत तना द्वारा, दूसरा अर्ध वायवीय तना द्वारा और तीसरा वायवीय तना द्वारा। 3 प्रकार से प्रसारण होगा। इसमें देखेंगे भूमिगत तना, अर्धवायवी और वायु। भूमिगत मतलब ऐसे पादप जिनके तना सॉइल के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, उसे भूमिगत तना कहते हैं। जिनका तना का आधा भाग भूमि के अंदर और आधा भाग भूमि के ऊपर, जो स्टोलन करते हैं प्रायः, ऐसे पादप समूह को अर्धवायवी कहते हैं। तीसरा वायवी, जिनका तना पूर्णतः वायु में होता है, सॉइल के ऊपर। भूमिगत तना के द्वारा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी भूमिगत तना पृथक होकर या अलग होकर एक नया पौधा बनाता है, जैसे कार्मक रूप में जिमीकंद, अरबी कंद के रूप में आलू, शकरकंद, सल्क कंद के रूप में लहसुन और प्याज, प्रकंद के रूप में अदरक, हल्दी। तो इनके भूमिगत तना है, एक नया पौधा तैयार करता है। अगर हल्दी का हम एक टुकड़ा लेते हैं या अदरक का टुकड़ा, उस टुकड़े को सॉइल में डाल देते हैं तो एक नया पौधा तैयार होता है। उसी प्रकार से प्याज का, लहसुन का, जिमीकंद, अरबी मतलब कोचई कांदा, ये सब पौधे हैं जिनके तना से नया पौधा तैयार होता है। ये भूमिगत तना। दूसरा अर्धवायवी तना, ऐसे पादप समूह हैं जिनके तना का आधा भाग भूमि के अंदर और आधा भूमि के ऊपर रहता है। उनके प्रत्येक संधियों पर अपिस्थानिक जड़ें होती हैं। यदि उनका एक टुकड़ा, तना का एक टुकड़ा अलग हो जाए तो एक नया पौधा तैयार कर सकता है, एक नया पौधा को जन्म देती है। जैसे दूब घास एक रनर के रूप में है, दूब घास, शकर, पुदीना, गुलदाउनी, स्टोलन करता है चमेली, बेला, ऑफसेट के रूप में पिस्टिया, जलकुंभी, ये सभी वर्धी जनन करने वाले अर्धवायवी तना है। तीसरा है इसमें वायवीय तना द्वारा कुछ पौधे के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती। बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती मतलब वो क्रियात्मक नहीं होते, या तो इस पौधों में बीज ही नहीं बनता। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो बीज नहीं बनता या बीज बनता है पर बीज क्रियात्मक नहीं होता। ऐसे बीजों में वायवी तना के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, जैसे गुलाब, गन्ना, अमरबेल और बेशरम। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं बेशरम का पौधे, उसके तना कहीं तोड़ के डाल दो, वो एक नया पौधा तैयार कर लेता है। तना तो है, उग जाता है। तो ये है तना। इसके बाद पत्तियों द्वारा कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ती अपने ऊपर छोटे छोटे अपिस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है। अब उस अपिस्थानिक कलिका में छोटे छोटे जड़ें उत्पन्न होती है। अब एक नया पौधा तैयार हो जाता है और ये अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। जैसे परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन करती है और पत्ती जमीन पर गिर जाती है तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये पाया जाता है अजूबा और बिगोनिया के पौधों की पत्तियों में। अजूबा मतलब ब्रायोफिलम, इसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं। उनके पत्ती में छोटे छोटे जड़े, उनके अगर पत्ती की संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे उनके किनारे में एक छोटा सा पौधा तैयार होता है ऐसे, और पौधा एक ऐसे प्रत्येक किनारे में कई जगह पर नया पौधा तैयार होते हैं और एक अलग अलग होकर 4-5 पौधे के रूप में बन सकते हैं, ये पत्तियों के द्वारा।
इसमें अगला है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। कुछ पौधे में कलिकाओं का समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जिसे बल्बिस या पत्र प्रकलिका कहते हैं। और ये पत्र प्रकलिका पौधे से अलग होकर एक नया पौधा को जन्म दे। जैसे जिमीकंद की पत्ती के कक्ष में एक प्रपत्र कलिका बनता है। प्रपत्र कलिका अंग्रेजी में उसका नाम बल्बिस। पत्ती के कक्ष में बनते हैं और ये पृथक होकर एक नया पौधा को जन्म देती है। यह प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। कृत्रिम वर्धी प्रजनन वह कायिक प्रजनन है जिसमें मानव अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा से अच्छे नस्ल के पौधे को प्राप्त करने के लिए उनके कायिक भाग से नए पौधों को प्राप्त करता है। कायिक भाग से मतलब अच्छा गुण वाले पौधा चाहिए, तो इस प्रकार के प्रजनन को बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रजनन। जड़ से प्राप्त कर सकते हैं, तना से प्राप्त कर सकते हैं, पत्ती से प्राप्त कर सकते हैं, पर इसमें मानव अपने इच्छा से प्राप्त करता है। इसकी भी कुछ विधियां हैं। पहला है लेयरिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं दाब लगाना। लेयरिंग मतलब दाब लगाना। इसमें होता ये है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो झाड़ी नुमा होते हैं, झाड़ी, और उनके तने प्रायः कोमल होते हैं। उन पौधों को थोड़ा नीचे झुकाकर चित्र बनाए। तो यस, तो इनके एक शाखा को अपन नीचे झुका दिए और मिट्टी में ये सॉइल हो गया, दबा देते हैं। ये कोई पौधा है, इसके एक शाखा को मिट्टी में नीचे झुकाकर दबा देते हैं। 25 से 30 दिन के अंतराल में मिट्टी में जिस भाग को दबाते हैं वहां पर छोटी छोटी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। यहां पर जैसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती है, इसको हम मुख्य शाखा से अलग कर देते हैं। मुख्य शाखा से अलग कर दिए तो एक नया पौधा तैयार हो गया। बिना कुछ परेशानी के क्या हुआ, एक नया पौधा तैयार हुआ। इस पौधा को हम फील्ड में लगा सकते हैं अलग से। इसमें होता है गेंदा, जासमीन, नींबू, अनार वगैरह के जो पौधे हैं उसमें इस प्रकार के प्रसारण करते हैं। कटिंग। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं पर बीज फंक्शनल नहीं होते या बीज नहीं बनते। जैसे गन्ना, गुलाब, डुरेंटा, कोलियस और गुड़हल आदि पौधों के तने की शाखाओं को काट देते हैं और काटने के बाद उस भाग को, ऐसे शाखा को काटें जिसमें कलिका होना चाहिए। किसी जगह भी नहीं काटेंगे, उस शाखा रहे जिसमें कुछ पत्र कलिकाएं रहे जहां से पत्तियां निकल सकती है। ऐसे एक शाखा को हम काट दिए और काटने के बाद इसको मिट्टी में लगा देते हैं। जब इसको मिट्टी में लगाया जाता है तो इसमें 15 से 20 दिन के बीच
उसमें जड़ें निकल आती है और इस प्रकार से कटा हुआ, मान लेते हैं ये एक बड़ा शाखा है, इसको हम 2 टुकड़ा काटे और दोनों टुकड़ा को मिट्टी में लगाए तो 2 पौधा तैयार हो गया। 4 टुकड़ा में काटते हैं तो 4 नया पौधा तैयार होता है। और इस प्रकार से प्रोपागेशन या प्रसारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इस प्रकार की प्रक्रिया प्रायः गुलाब में करते हैं, गुड़हल में, और गन्ना का बीज बनता है, पर गन्ना का बीज जो है वो क्रियात्मक नहीं होता, इसलिए गन्ना को हमेशा कटिंग करके ही लगाया जाता है। और ये जो क्रिया है प्रायः बरसात के दिनों में किया जाता है, जिसमें पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में पानी और नमी मिलता रहे। तीसरा है गुटी बांधना। ये भी कटिंग का ही एक रूप है, पर इसमें पौधे को सीधा न काटकर पौधे के तने के कुछ भाग से ऊपरी छाल को, जो बार्क होता है, छाल होता है, उसको निकाल देते हैं और जिस जगह से निकालते हैं उसमें मोम और कुछ मांस के पौधे के जो होता है ना, मांस पौधा एक होता है, उसके भाग वहां पर डाल देते हैं और इसमें पानी की व्यवस्था कराते हैं ताकि हमेशा उसमें नमी बना रहे, और इसको बांध दिया जाता है। ऐसा ये गुटी बंधा गया, पॉलीथीन से पैक कर दी ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन भी ना हो। और इसमें अगर पौधा बड़ा है, अगला शाखा है, इस शाखा में एक हंडी को ऐसे अपन बांध दिए, हंडी से एक रस्सी फंसा दिए और रस्सी को लपट देते हैं, तो पानी जो है रस्सी के माध्यम से हमेशा इस पर आते रहता है, हमेशा नमी बना रहता है, पानी पर्याप्त मिलता है। 15 से 20 दिन के बीच में इस जगह पर छोटी छोटी जड़ें उत्पन्न होती है। जब जड़ें उत्पन्न होती है तो इस भाग को अलग कर देते हैं, एक नया पौधा तैयार हो गया। अंगूर वगैरह जो पौधा है, अंगूर है, लोकाट है, लीची है ना, अमरूद है, इन पौधों में इस प्रकार के प्रोपागेशन करते हैं। नंबर 4 ग्राफ्टिंग या कलम बांधना। इसको कलम बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में पौधों की एक छोटी कलिका सहित शाखा को एक पहले से स्थापित पौधे में प्रत्यारोपण करते हैं। एक दूसरे पौधे के शाखा को एक दूसरे पौधे में प्रत्यारोपित करते हैं। यह पौधा उसी जाति का हो सकता है या उपजाति का, उनसे मिलता जुलता उपजाति का हो सकता है। इस प्रकार दोनों के तने को जोड़ते हैं और जिस जगह पर जोड़ते हैं उसमें ऊतक का संयोजन हो, इस प्रकार से कटिंग करते हैं और उसको बांध दिया जाता है। जिस भाग को वहां पर लगाया जाता है उसे कलम या सायान कहते हैं, और जिस भाग पर लगाया जाता है उसको स्कंद या स्टाक। ये एक पौधा का नीचे का भाग हुआ, इसको स्टॉक कहते हैं, स्कंद या स्टॉक। इस पर इसी प्रजाति के या इसी जाति की या उपजाति के पौधे का भाग, जिसको आप ऐसे कटिंग करिए कि वो इस जगह आकर फिट हो जाए, एकदम फिट होना चाहिए। ऐसे कटिंग करते हैं और लाकर लगा दें तो इस भाग को सायान बोलते हैं या कलम। ये कलम है, तो इसको ऐसा फिट कर दिए, दोनों भाग मिल गया, और इस जगह को पॉलीथीन वगैरह से बांध देते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह का भी इन्फेक्शन ना हो। और कुछ दिनों के बाद इनके ऊतकों का संयोग होता है और इस प्रकार से उसमें वाटर सर्कुलेशन एंड फूड मटेरियल सर्कुलेशन प्रारंभ होता है। अब इसमें जो कलिकाएं रहती है उससे नया पत्तियां
नए शाखाएं उत्पन्न होती है और एक वांछनीय गुण वाला पौधा प्राप्त होता है। तो अवांछनीय गुण वाले पौधे में वांछनीय गुण वाले पौधे तैयार करने का सबसे उत्तम विधि है उद्यान शास्त्री इसी विधि का उपयोग करके एक पौधे में एक से अधिक प्रजाति के पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं, एक से अधिक प्रजाति के फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुलाब की बहुत सारे कलर के आप पुष्प देखे होंगे ना, तो एक ही गुलाब के जो पौधे हैं उसके अलग अलग शाखा में अलग अलग कलर के पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं ये गुलाब का है, एक शाखा यहाँ से उत्पन्न हुआ, दूसरी शाखा यहाँ से, तीसरी शाखा यहाँ से। इस शाखा में हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिए रेड कलर के गुलाब, यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिए येलो गुलाब, इसमें ग्राफ्ट कर दिए व्हाइट कलर के गुलाब। इस प्रकार से हमने देखा कि एक ही पौधा है, अब इनके प्रत्येक शाखा में अलग अलग कलर के फ्लावर उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये सैद्धांतिक नहीं है, प्रायोगिक ऐसा हो चुका है। एक ही फसल है, मान लेते हैं आम की बात करें। आम एक ऐसा पौधा है जिनके बहुत सारे प्रजाति हैं। तो एक आम के देसी पौधा तैयार हुआ, छोटा शिशु अवस्था रहता है, उसमें 3 शाखाएं हैं, तीनों शाखा में अलग अलग वैरायटी के आम का कलम बांधी। एक शाखा में लंगड़ा, दूसरे में दशहरी और तीसरे में और कोई भी प्रकार के वैरायटी के आम हो सकते हैं। तो तीनों शाखा में अलग अलग प्रकार के फल उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आम तो एक ही प्रजाति है, उनकी वैरायटी अलग अलग है, प्रजाति एक है, गुणसूत्र की संख्या सेम है, तो संयुग्मन तो हो गई। तो इस प्रकार की विधि को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरा विधि है, 5वां इन आर्चिंग। इस विधि में एक बेहतर किस्म के पौधे और एक उसको कहें निकृष्ट किस्म के पौधे, एक या सुपीरियर किस्म के और दूसरा इंफीरियर किस्म के पौधे के तना को, उनकी थोड़ा छाल को खोल, 2 प्रकार के पौधा होगा। एक अलग अलग, ये सुपीरियर किस्म का पौधा हुआ और ये इंफीरियर निकृष्ट। इन दोनों के तना को की छाल को अलग कर देते हैं और दोनों को ऐसे बांध देते हैं, यहां से छाल को निकाल के, और जो इंफीरियर किस्म के पौधा है उसको बाद में अलग कर देते हैं और सुपीरियर किस्म पौधे को रहने देते हैं। इस प्रकार की जो विधि होता है इसको बोलते हैं इन आर्चिंग। नेक्स्ट 6 नंबर बडिंग। चश्मा चढ़ाना बोलते हैं या मुकुलन कहते हैं। इस विधि में होता यह है कि एक अच्छे किस्म के पौधे के जो कलिका है उसको काट के, सिर्फ कलिका को काट के, एक कोई पौधा यहाँ बढ़िया किस्म के कोई कलिका है, इस कलिका को काट के अलग करते हैं। ये कलिका को अलग कर दिए काट के, और काटने के बाद एक पौधे है यहां पर इस प्रकार से ऐसे कट करते हैं, पौधे को कट कर चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद उसमें कलिका को यहां पर फिट कर देते हैं और बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ये कलिका जो है ग्रोथ करने लगता है और उसमें एक नया किस्म के शाखाएं उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं चश्मा चढ़ाना। चश्मा चढ़ाना में ये जो कलिका है उसको निकाल के एक मुख्य पौधे पे लगा दिया,
फिर एक कली का कुछ दिनों के बाद ग्रोथ करके एक नया शाखा उत्पन्न करता है और इस प्रकार से एक पौधे में अच्छे गुणों का मिश्रण हो जाता है। इस विधि का उपयोग आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित में है और एक सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपागेशन। सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपागेशन यह वर्धी प्रजनन की सबसे आधुनिक विधि है, सबसे आधुनिक विधि, जिसमें मातृ पौधे के थोड़े से ऊतकों से, मातृ पौधे के थोड़े से ऊतक से, मान लेते हैं एक पौधा मातृ पौधा है, चलिए इनके थोड़ा से ऊतक लेते हैं, जड़ का हो सकता है, तने का हो सकता है, पत्ती का हो सकता है, कहीं से भी थोड़ा सा ऊतक लेते हैं और हजारों की संख्या में पादप प्राप्त करते हैं। एक थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पादप प्राप्त करने का आधुनिक विधि है। इस विधि को, उस ऊतक को एक ऊतक संवर्धन माध्यम होता है, उसमें उगाया जाता है। इसमें एक माध्यम रखा, इस माध्यम को बोलते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम, ऊतक संवर्धन माध्यम। ये विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, इस पदार्थ में रखा जाता है एक ऊतक, एक ऊतक है, ये कोई टिश्यू है, और रखने के बाद इसको कुछ दिन तक रहने देते हैं तो ये वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद उस माध्यम में एक कोशिका का एक गुच्छा बनाता है, उस गुच्छे को बोलते हैं केलस। ये कोशिका का एक गुच्छा बनाता है, इस गुच्छा को बोलते हैं केलस। अब इस गुच्छे को, केलस को काफी समय तक गुणन करने हेतु सुरक्षित रखा जाता है। अब इस केलस का एक छोटा सा भाग या दूसरे पोषक माध्यम में, जैसे केलस को वृद्धि कर दिए, उसके बाद यहां से एक छोटा सा भाग को लेते हैं, एक टुकड़े को लिए, एक टुकड़े को लिए, या हम यूं कहें कि केलस को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए। मान लेते हैं एक केलस को हमने कितना टुकड़ा में बांटा, 100 टुकड़ा में बांटा, और 100 टुकड़े को अलग अलग ऊतक संवर्धन माध्यम में रखते हैं या टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, स्थानांतरित कर दिए यहां से, और टेस्ट ट्यूब लिए, ये टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब में भी हमने ऊतक संवर्धन माध्यम डाल दिया, टिश्यू कल्चर मीडियम, और केलस के जो टुकड़े हैं ये सबको यहां डाल दिए, एक एक टुकड़े को, एक टेस्ट ट्यूब में एक टुकड़ा। अगर 100 टुकड़े हमने तैयार किया तो कितना टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा, 100 टेस्ट ट्यूब, और प्रत्येक ट्यूब में एक एक केलस का टुकड़ा डाल दिए, ऊतक संवर्धन माध्यम डाल दिए। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि एक केलस जो है इसमें छोटे छोटे जड़ें निकलेगी, अब इस प्रकार से ये पत्तियां, अर्थात एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। फिर इस नया पौधा को, ये शिशु पौधा है, इस शिशु पौधा को यहां से निकाल कर फील्ड में लगाया जाता है और एक नया पौधा तैयार। तो इस प्रकार से जिन पौधों के पादप में बीज नहीं बनते या बीज बनते हैं पर वो बीज क्रियात्मक नहीं है, जैसे आर्किड है ना, कार्नेशंस, गुलदाउनी, ग्लेडियोलस, एस्पेरेगस आदि पौधे हैं जिनके बीज नहीं बनते या बनते भी हैं तो क्रियात्मक नहीं होते। तो ऐसे पौधों में को इसी विधि के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। मात्र एक ऊतक से पादप शरीर के कोई भी भाग का हो सकता है, जड़ का हो सकता है, तने का हो सकता है या पत्ती का हो सकता है। क्योंकि एक चीज यहाँ पर बताना
उपयुक्त समझूंगा। पौधों में एक गुण होता है टोटीपोटेंसी, कक्षा 11वीं में दिया है, ऊतक संवर्धन प्रोफेसर एच हैरिस ने अध्ययन किया था। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि पादप शरीर का कोई भी भाग, कोई भी एक कोशिका एक नया पौधा तैयार करने की क्षमता रखता है, अर्थात प्रत्येक कोशिका टोटीपोटेंस होते हैं, हिंदी में पूर्ण सशक्ता। ये पादप का महत्वपूर्ण गुण होता है। इसलिए जड़ का भाग हो सकता है, तना हो सकता है या पत्ती हो सकता है। इस प्रकार से पादप शरीर का कोई भी भाग एक नया पौधा तैयार करता है। नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन। लिखते हैं प्रजनन की सेकंड विधि है अलैंगिक प्रजनन। यह वह जनन विधि है जिसमें जनन कोशिका या विशिष्ट रचना तो नहीं बनती, किंतु कायिक भाग कहें जिसको अपन वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, बनती है तो केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसमें असूत्री विभाजन नहीं होता, केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ विशिष्ट संरचनाएं बनती है जिसके माध्यम से वह जनन क्रिया को संपन्न करती। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। पौधों में कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा अलैंगिक जनन करता है, और उसमें पहला है कोशिकीय विखंडन, है ना, सेल डिफ्यूजन। कोशिकीय विखंडन, इसमें पादप शरीर का कोई भाग कोई विशिष्ट रचना नहीं बनाता, बल्कि वह कोशिका विभाजन समसूत्री के द्वारा विभाजित होते हैं। और जब ये दो भागों में विभाजित होता है तब बोलते हैं द्विभाजन या द्विखंडन। किंतु जब दो से अधिक भागों में विभाजित होता है तब बहुखंडन। इस प्रकार से इसकी दो विधि है कोशिकीय विखंडन का, एक तो द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। और जब ये दो भागों में विभाजित होगा तो दो नया पौधों को तैयार करता है, या बहुखंडन बहुत सारे भागों में टूटता है और प्रत्येक भाग में गुणसूत्र की संख्या समान होती है तो एक नया जीव को जन्म देते हैं। दूसरा है स्पोर निर्माण या बीजाणु द्वारा। कुछ पादप होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की संरचना बनता है, उस संरचना को नाम देते हैं बीजाणुधानी। ये बीजाणुधानी बना। इस बीजाणु में एक केंद्रक होता है, समसूत्री के द्वारा ये डिप्लॉयड केंद्रक है, ये विभाजित होता है, पहले 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16, 32, 64, दूनी 128, दूनी 256, ऐसे 512 जो भी संख्या है 1024 संख्या बढ़ाते जाते हैं। दो के द्विगुणित विभाजन होता है हमेशा समसूत्री में। और इस प्रकार से बहुत से गुणसूत्र केंद्रक बनते हैं और प्रत्येक केंद्रक एक स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर मतलब बीजाणु का निर्माण करता है। जब मैच्योर्ड हो जाता है स्पोर फट जाता है, फटने के बाद ये स्पोर बाहर निकलते हैं और ये स्पोर अंकुरित होता है, अब एक नया पौधा को जन्म देती है। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, म्यूकर, राइजोपस में इस प्रकार की स्पोर बनते हैं। अब स्पोर बनने की दो कंडीशन होती, यदि स्पोर एक ही प्रकार के हो तब इसको समबीजाणुक, एक ही प्रकार का हुआ तो सम बीजाणु, होमोस्पोरस, और अलग अलग प्रकार के होंगे तब विषम बीजाणुक।
दो कंडीशन बनते, एक सम बीजाणुक, दूसरा विषम बीजाणुक। सम बीजाणुक में स्पोर समान होंगे, विषम बीजाणुक में स्पोर असमान होंगे। नेक्स्ट, एकाइनिट्स के द्वारा एकाइनिट्स यह विशेष प्रकार का संरचना बनाता है, या हम कहीं से विशेष प्रकार का बीजाणु है। कुछ पौधों की संपूर्ण कोशिका के चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है तथा इन कोशिका की सारी गतिविधि धीमी पड़ जाती है, और इस प्रकार से यह एक विशेष संरचना बनाता है जिसे एकाइनिट कहते हैं। और यह संरचना पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जैसे क्लेडोफोरा उडोगोनियम नामक जो शैवाल होते हैं, इसके क्योंकि इनका जो संरचना होता है फिलामेंटस होता है, तो इनकी कुछ कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के संरचना का निर्माण करता है। इनकी सारी कोशिकाएं की क्रियाविधि धीमी पड़ जाती है, इस संरचना को एकाइनिट्स कहते हैं। और कुछ दिनों के बाद ये फिलामेंट सूख जाता है, मृत हो जाता है, परंतु एकाइनिट्स सुरक्षित रहता है। जैसे वातावरण फिर से अनुकूल हुआ तो ये एकाइनिट्स अंकुरित होते एक नया पौधा को जन्म देती है। नंबर 4, कोनिडिया। तंतुवत कवकों या शैवालों में एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है। इस संरचना को कोनिडियोफोर कहते हैं। इस कोनिडियोफोर पर असंख्य छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं बनती है। इस संरचना को कोनिडिया कहते हैं। और यही कोनिडिया पृथक होता है, और पृथक होने के बाद अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर फिर से एक नया फिलामेंट को जन्म देती है। इसके बाद 5वां नंबर है बाई एंडोस्पोर। एंडोस्पोर ये एक विशेष प्रकार की स्पोर है। कोशिका के संपूर्ण कोशिका द्रव्य जब वातावरण अनफेवरेबल होता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां एंडोस्पोर, जब वातावरण प्रतिकूल होता है उस पौधे के लिए या उस जीवों के लिए कि वो अब नष्ट होने की स्थिति में है, तब इनके सभी कोशिका द्रव्य सहित पूरे कोशिकीय पदार्थ एक आवरण बनाकर कोशिका के अंदर सघन हो जाते हैं। जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर पूरे कोशिकीय पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, ये है, तो ये क्या करते हैं, पूरे कोशिकीय पदार्थ ऐसे कंडेंस हो जाते हैं। अब पूरे पदार्थ यहाँ मौजूद हो गए, चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं, शिष्ट बना लेते हैं, और इस प्रकार ये अपने पूरे कोशिकीय पदार्थ को क्या कर लिया, सुरक्षित रख लिया। यदि वातावरण प्रतिकूल है तो भले एक कोशिका का बाहरी आवरण नष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर में इनके पूरे क्या है, कोशिकीय पदार्थ सुरक्षित है। इसी संरचना को बोलते हैं एंडोस्पोर। अब जैसे ही वातावरण फिर से अनुकूल होता है, ये अंकुरित होता है, अब एक नया जीव को जन्म। इस प्रकार की संरचना जीवाणुओं में देखा गया है। इसलिए जीवाणु अपने आप को हमेशा बनाकर रखते हैं, इसलिए जीवाणु संख्या ज्यादा नष्ट नहीं होता। ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 3, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें विशिष्ट इकाइयां बनती है। अब जिन इकाई को गेमिट कहते हैं। ये गेमिट हिंदी में युग्मक एक विशिष्ट इकाई है।
इसका निर्माण गीमीट कहते हैं। इसका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन इसमें अनिवार्य रूप से होता है। ये युग्मक एक कोशिकीय या कभी कभी केवल एक केंद्रक के बने हो सकते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय समान और असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवों में दो प्रकार की गीमीट बनता है, एक मेल गीमीट और दूसरा फीमेल गीमीट। मेल गीमीट और दूसरा फीमेल गीमीट। और दोनों गीमीट आपस में जब फ्यूजन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तब ये मिल के बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट डेवलपमेंट करता है और डेवलपमेंट करने के बाद ये परिवर्तित होता है एम्ब्रियो भ्रूण में और भ्रूण डेवलपमेंट परिवर्तित करता है। अब एक नया जीव को जन्म देता है। कुछ अल्प विकसित पादपों में मेल गीमीट और फीमेल गीमीट, मेल गीमीट को एंथ्रिडिया के नाम से जानते हैं और फीमेल गीमीट को आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं। किंतु उच्च वर्गीय पादपों में इनको मेल गीमीट को परागकण कहते हैं और फीमेल गीमीट को है ना अंड कहते हैं, एग सेल कहते हैं। युग्मकों के आधार, उनकी माप और उनकी रचना के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होते हैं। जो गीमीट की रचना, उसकी माप और उसकी आकार के आधार पर इसको तीन प्रकार से बांटा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और तीसरा है ओगेमस। इस प्रकार से तीन प्रकार है, एन आइसोगेमस, आइसोगेमस और ओगेमस। तो आइसोगेमस का मतलब होता है समयुग्मकी। युग्मक मतलब गेमीट। इनके जो गेमीट होंगे वो कैसे होंगे? समान, दिखने में समान। गेमीट का जो स्वरूप होगा बाहर से दिखने में समान होगा, तब इसको बोलते हैं। अगर चित्र के माध्यम से देखें तो ये दोनों गेमीट समान है। दो गेमीट बना, अब इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि कौन सा मेल गेमीट है कौन सा फीमेल गेमीट है। दोनों किडनी शेप्ड है, देखिए सॉरी पियर शेप्ड, दोनों बाइफ्लैजिलेट है। तो इस प्रकार से एक को मेल गेमीट बनाए और दूसरे को फीमेल गेमीट मानते हैं, दिखने में समान है, तब इनको बोलते हैं आइसोगेमस। आइसो मतलब सम, एन आइसोगेमस विषम युग्मजी। इसमें एक गेमीट बड़ा और दूसरा गेमीट छोटा, बड़ा गेमीट फीमेल गेमीट, छोटा गेमीट मेल गेमीट। तो इस प्रकार के संरचना होता है, तब उसको एन आइसोगेमस। तीसरा है ओगेमस। ओगेमस में जो फीमेल गेमीट होता है ये राउंड शेप होता है और नॉन मोटाइल बड़ा होता है, तो इसको एग या फीमेल गेमीट। मेल गेमीट छोटा होता है, बाइफ्लैजिलेट अर्थात मोटाइल होता है, तब इसे फीमेल। देखो ये छोटा, ये बहुत बड़ा, ये अचल है। और ये चल मतलब गति कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है गति करने के लिए। इस प्रकार से ये ओगेमस कहलाया। तो तीन प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है जीवों में। और जब ये गेमीट आपस में संयुग्मन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। प्रजनन की विशिष्ट विधि है यहाँ पर, एक एपोमेक्सिस है और दूसरा पॉलीएम्ब्रियोनिक। एपोमेक्सिस का मतलब इसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए ये प्रकृति में ऐसे बहुत क्रियाएं होते रहती है। प्रजनन की विशिष्ट विधियां, प्रजनन के विशिष्ट विधियां के अंतर्गत देखेंगे एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक। प्रजनन की विशिष्ट विधियां,
पहला एपो, स्पेलिंग देखना, मिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, और दूसरा है पॉलीइम्ब्रियोनिक। दो प्रकार से होते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब है कि बिना निषेचन के भ्रूण का बनना, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, अब भ्रूण बनेगा। इसके 3-4 प्रकार हैं, जैसे एपोगेमी, इस विधि में भ्रूण का विकास अंडकोश को छोड़कर गेमिटोफाइट की किसी भी कोशिका से होता है, इसको एपोगेमी कहते हैं। दूसरा है पार्थिनोजेनेसिस, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, इसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप फल में बीज नहीं बनते, अर्थात बीज रहित फल के उत्पादन में इस विधि का उपयोग होता है। अप्राकृतिक रूप से पार्थिनोजेनेसिस की जो क्रिया है सेब, केला, अंगूर, नाशपाती इत्यादि में होता है पार्थिनोजेनेसिस, बिना निषेचन के फल का बनना। अब इस प्रकार से जो फल बनने की प्रक्रिया है उसको पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं। फिर उसके बाद बहु भ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनिक में जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा होता है तब इस प्रकार की दशा को बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियोनिक कहते हैं। संतरा और नींबू में इस प्रकार के जो प्रजनन की विधियां हैं वो समान रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। धान और गेहूं में भी पॉलीइम्ब्रियोनिक अवस्था पाई जाती है। और आज पादप प्रजनन में वर्दी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन का अध्ययन किए। थैंक यू।